नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे आचार संहिता के औचित्य पर। और आचार संहिता के औचित्य पर बात करते हुए हम कई सारे और भी विषय लेंगे अपनी बातचीत में, इसलिए कि भाजपा ने भी अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है, उसको भी हम चर्चा में रखेंगे। और चर्चा में बहुत सारी बातें आएंगी और इसमें चुनाव चिन्हों को लेकर भी बात करेंगे कि ये जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, हर तरफ झंडे, बैनर और ये सब जो हैं फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उस पर जो चुनाव चिन्हों का जो एक उनकी दुर्दशा है, चुनाव चिन्हों को लेकर जो मार्केटिंग है, उस पर जो मारामारी है, ये सारी बातें कहाँ हैं और भारतीय लोकतंत्र में क्या स्थान रखती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले अपने वक्ताओं से आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच दो विभिन्न जो पक्षधर पार्टियां, पक्ष वाली पार्टियां हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, हमारे बीच केवल दो पार्टियों के प्रवक्ता हैं। सदफ जाफर जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सदफ जी, आपका स्वागत है। और भाजपा के जो नेता प्रवक्ता हैं विवेक श्रीवास्तव जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। विवेक भाई, आपका स्वागत है। हमारे बीच दो एक्सपर्ट्स हैं, एक इलेक्टोरल एक्सपर्ट हैं, मतदान की प्रक्रिया के मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रताप चंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रताप जी, आपका स्वागत है। और संविधान और विधि विशेषज्ञ योगेश मिश्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष अल्लामा ज़मीर नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, आपका स्वागत है। और पक्षधर पार्टी की तरफ सबसे पहले और सत्ता पक्ष की तरफ सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपकी तरफ हूं और आपकी इस पर राय आनी चाहिए कि जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, अब मैं उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दूं। आपने कल परसों की खबरें देखी होंगी कि हजरतगंज और तमाम जगहों से जो होर्डिंग, बैनर और ये पोस्टर्स थे, ये हटवाए गए। उस दिन हम लोग दफ्तर में थे, प्रताप जी भी साथ में थे एक अन्य डिबेट के सिलसिले में, तो एक बात आई और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि आज जो होर्डिंग और बैनर हटाए गए, तो ये तो आज हटाए गए, लेकिन आचार संहिता जब से लागू है और तब से लेकर आज तक जब वो हटाए गए, तो इस बीच जो है हटाया जाने का मतलब ही है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर ऑफिशियल मोहर लगी। तो जो ऑफिशियल मोहर लगाने वाले थे, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि ये इतने दिन तक जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ, अपराध हुआ, इस पर क्या कार्रवाई हुई और कौन लोग दोषी हैं? यह एक गहरा सवाल है। और भारतीय लोकतंत्र केवल मजाक है क्या आप जो हैं केवल अपने नियम कानून बखान करते रहें, संकल्प दोहराते रहें और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़े? सत्ता पक्ष के विवेक श्रीवास्तव जी। प्रभात जी, कायदे से जब चुनाव आचार संहिता लागू हो, इस तरह की कार्रवाई उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए। जिन भी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगे हों, उनको निकाल दिया जाए। राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि स्वयं भी उसको उतरवा ले। अगर कहीं कोई पार्टी की तरफ से स्लोगन दीवारों पे वॉल लाइटिंग वगैरह की गई है, तो उसको पुतवा दे। कदाचित कहीं छूट जाते हैं तो उनको फिर पुतवा करके उसका खर्च प्रत्याशी से चुनाव के दौरान वसूला जाता है। ऐसी प्रक्रिया है। चूँकि ये चुनाव इसी समय घोषित हुआ, इसी समय हमारे 2-3 कार्यक्रम लग गए। एक तो हमारा स्थापना दिवस का भी इसी समय कार्यक्रम पड़ गया पार्टी का। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लगा दिए हों 6 अप्रैल को देखते हुए, जो कि निकाला गया। समस्या वहाँ हो जाती कि जहाँ कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी पार्टी के सिंबल को मूर्ति के रूप में कहीं साइकिल पथ पे एक साइकिल ट्रैक दिखाते हुए लगा दिया जाता है। इन सिंबलों को भी ढके जाने का कार्य समय से चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और इससे कहीं न कहीं चुनाव में लगे लोगों की व्यस्तता कहिए या ढिलाई कहिए, जो भी आप समझ सकते हैं, ये समय से हो जाना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर किसी को कोई संदेह नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी स्वयं इसका आदर करती है। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे, वहाँ के डीएम ने 10 बजे के बाद रोका। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आडवाणी जी, उन्होंने उसका सम्मान किया और उतर आए। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में आए, उनको सभा करने की अनुमति नहीं मिली, रोड शो में बोलने तक की अनुमति नहीं मिली, केवल उन्होंने रोड शो करके अपना पूरा चुनाव कार्यक्रम निपटा दिया। तो हम चुनाव आयोग की आचार संहिता का सम्मान करते हैं। हमारा कहीं से कोई मकसद इसमें ढील देने का, हीला हवाली करने कराने का नहीं है। चलिए ठीक बात है विवेक जी, ये बात आ गई, केंद्रीय राय आ गई और चलन के मुताबिक हम लोग 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की अपनी अपनी राय दें और उसके बाद डिबेट को खोलें। इस पर बहुत सारे सवाल हैं और जो आपने बात कही ना, हम लोगों के डिबेट का मुद्दा केवल बीजेपी केंद्रित नहीं है। उन सारी पार्टियों को हम केंद्र में रख रहे हैं जिन पार्टियों की तरफ से आचार संहिता का वायलेशन हो रहा है। इसमें कोई कहीं से भी कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है। अब मैं चलता हूं सदफ जाफर की तरफ। और सदफ जी, कैसे आप इस चीज को देखती हैं और आचार संहिता का कोई औचित्य रह गया है क्या? देखिए ऐसा है, जी हाँ, जी जी आप अपनी बात रख लीजिए। जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से इसका आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरह से बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कि जब नेताओं के नाम पे नोटिस जारी होते हैं तो नेता नोटिस का जवाब देने के लिए की भी वो समझता ही नहीं है कि इसकी कोई जरूरत भी है। सदफ, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रह गया है वो इससे ही समझ में आ जाता है। जब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि काइंडली पुलवामा और उसके बाद की होने वाली जो तमाम घटनाएं घटी हैं, चाहे वो बालाकोट हो चाहे जो भी हो, उसको कृपा करके कहीं पर भी आप इस्तेमाल ना करें जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री देश के मंच से कह रहे हैं कि घर में घुस के मारने वाला मैं हूँ, अब तक की इतनी सरकारें, पाकिस्तान कैसा है हम सब जानते हैं। 70 साल में अगर हम जैसा वो बताते हैं उतने ही निकम्मे थे तो वो अब तक घुसाया होता दिल्ली तक, उसका विभाजन करके 2 टुकड़े नहीं किया गया होता। लेकिन उसको जिस तरह से वो एनकैश कर रहे हैं वो अफसोसनाक है। जिस तरह से ये पिक्चर रिलीज हो रही है, नामो टीवी चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहला चुनाव है जो बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, खास तौर से बीजेपी, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है कि हर तरह से आचार संहिता को ताक पे रख के, जिसे हम आचार संहिता का आचार बना देना, कि हर तरह से उसको ताक पे रख के करा जा रहा है। यहाँ पे दुनिया भर के काम हो रहे हैं, आप जो हैं वो अपने ट्विटर पे कप बेच रहे हैं, टोपियां बेच रहे हैं कि आइए सामान, टी शर्ट खरीदिए हैं, ये प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद एसैट का जिस तरह से प्रमोशन किया गया कि कुछ होने वाला है, हम लोग को लगा अल्लाह, अब जो 2000 के नोट सारे जितने थे, हमारी जितने लड़कियां काम करती थी वो सब 2000 का नोट लेके बैंक भागी कि भैया नोट बदल दे, नोट बदलने वाला है, लगता है मोदी जी शाम को फिर कुछ करने वाले हैं सूचना। तो नोट से लोग डरने लगे थे जो अपनी गाढ़ी कमाई से। तो पता चला कि नहीं भाई वो एसैट, बाद में उसकी जो आलोचना हुई नासा द्वारा, उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मोदी की सेना के लोगों को सदब, इस पर हम लोग फिर आएंगे, एक बार एक सर्कल पूरा हो जाए। जी बिल्कुल, और उसके बाद हम लोग फिर आते हैं जी, क्योंकि डिबेट तो उसके बाद तो ओपन ही हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और इस बीच में फिर अल्लामा आपकी तरफ हूँ, 2 मिनट की आपकी केंद्रीय राय आए, उसके बाद मैं प्रताप भी आपकी तरफ आऊँगा। जी, ये ऐसा है कि ये हुकूमत बनाने का पहला पड़ाव है और इसमें अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है और इसी स्तर पर अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सख्त हो जाती है तो कम से कम हुकूमत में आकर अगर वो मिनिस्टर बनेगा तो वो आचार संहिता उसको हमेशा याद रहेगी। तो जो लोग उल्लंघन करते रहते, यानी जो 54 महीने उल्लंघन होते हैं आचार संहिता के, यानी मिनिस्टर बना हुआ है, वो अपने लेटर हेड का, पैड का, मोहर का सरकारी दुरुपयोग करता है, लोगों को धमकियां देता है, बाकायदा उल्टी सीधी बातें लिखता है, वो शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि अभी तक देश की सेना थी, यानी हमारा भी सीने छाती गर्व से फूल उठता था, मगर अगर मोदी की सेना हो जाएगी, उस पर मोदी छाप हो जाएगी, तो आप ये बताइए कि गुजरात में जो मजलूम जो क्रश हुए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, वो क्या सोचने लगे होंगे।
विचार क्या लोगों के इस वक्त बदलने लगे होंगे, यानी लोगों को भय लगने लगा है कि क्या सेना का भी परिवर्तन होने का ये कर दिया जाएगा, उसके भी विचार बदल दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं निंदा करता हूँ यानी इस सोच की कि जिन्होंने इस सोच को डेवलप किया और मोदी सेना यानी का रूप दिया है। चलिए ठीक है, और मैं प्रताप जी आपकी तरफ हूँ, और इसमें जो अल्लामा ने बात कही वो दुरुस्त बात है कि जब सरकार और संसद का निर्माण होने की जब प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया के दौर से निकलते हुए अगर हम नियमों का उल्लंघन करें तो ये उचित बात नहीं होती। हम कौन सा लोकतंत्र निर्माण करते हैं। और लेकिन ये उल्लंघन, मैं जैसा मैंने पहले कहा कि ये उल्लंघन हर पार्टी की तरफ से हो रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कर रही है, बाकी भी उस पर हम लोग आएंगे डिबेट में कि कैसे कैसे लोग कैसे कर रहे हैं। और लेकिन ये जो मोदी जी की सेना है ये योगी जी का एक ब्रेन चाइल्ड है, और डे आफ्टर डे हो रहा है। हाँ, वो ब्रेन चाइल्ड है। और ये जो जिसके पास मैं ये कह सकता हूँ, बहुत ही बेबाकी से कहता हूँ कि ये जो है जिसके पास ब्रेन ही नहीं है उसका चाइल्ड किस तरह से उत्पाद होगा, तो ये बात तो समझने की है। और इसके पीछे ये ऐसा कहने के पीछे मेरा मानना है, और इस मानने के पीछे कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं है मेरा। प्रताप जी, मैं आपकी तरफ हूँ, 2 मिनट की आपकी केंद्रीय राय इस पर क्या है? जी, अभी जितनी बातें हुई हैं वो लक्षण की बात हो रही थी, जबकि उसके 4 बीमारी हैं। मैं जो मानता हूँ वो 4 बीमारी मानता हूँ। नंबर 1, बात हो रही थी कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव चिन्हों को हटाया गया सार्वजनिक स्थल से। नहीं, केवल सार्वजनिक स्थल से नहीं, प्राइवेट हमारी गाड़ी से भी उतारा जाता है चुनाव चिन्ह को। इससे यह तय होता है कि ये गैर कानूनी प्रचार है जिसको आप प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आचार संहिता के पहले ये प्रचार क्यों हो रहा था? अगर वो प्रचार सही था, कानूनी था, तो आचार संहिता के बाद करने में क्या दिक्कत थी? आखिर है तो हाथी घोड़ा उन्हीं का। नंबर 1। नंबर 2, आचार संहिता में सबको रोक दिया गया हाथ पैर बांध करके मैदानी जंग में, और प्रधानमंत्री को आचार संहिता से बाहर कर दिया गया सरकारी वायुसेना के विमान से, सरकारी पायलट और सरकारी हेलीपैड से जी। जबकि इसी पे सेटल लॉ है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का, जिसमें कि ये इंदिरा गांधी जी को छोड़ना पड़ा था अपना पद। ये सरासर उल्लंघन है और इसका सर्वा दोष चुनाव आयोग का है, क्योंकि वो एक सत्तारूढ़ दल को जिताने के काम में लगा हुआ है। नंबर 3, तीसरा ये पॉइंट है कि जब आचार संहिता लग गई और उसका आर्टिकल जो आरपी एक्ट 1951 है उसका 126 नंबर कानून है जिस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हुए हैं कि चुनाव के 48 घंटे पहले कोई भी प्रचार नहीं होगा। एनी इलेक्शन मैटर उसका शब्द है, एनी इलेक्शन मैटर। फिर भी चुनाव वाले दिन फुल पेज विज्ञापन दे करके पार्टी के प्रत्याशी और पार्टियां उसका धज्जी उड़ाती हैं उस 126 के कानून का, और इलेक्शन मैटर के रूप में चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचता है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब आचार संहिता लग गई और सारे लोग हैं तो 1950 आज़ाद हिंदुस्तान में पहला कानून बना था, उसको 1950 राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम कहते हैं, नेशनल एम्बलम एक्ट। उस 1950 के 9A पैरा में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी, ये लोग तो राष्ट्रीय प्रतीक ही हैं। साथ में उसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी का नाम नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे वो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि पिक्टोरियल यूज़ कोई भी नहीं कर सकता है सिवाय सरकारी विज्ञापन के। इसी वजह से मैं याद दिला दूं कि जब जियो में गए थे प्रधानमंत्री, उनका उद्घाटन किए थे, लेकिन दूसरे दिन फुल पेज ऐड आया था तो उन्हीं को पेनाल्टी कोर्ट ने किया था, और इसी तरीके से पेटीएम को पेनाल्टी किया था। तो क्या मैं पूछ सकता हूं किसी से भी, चाहे चुनाव आयोग से पूछ चुका हूं, बता नहीं पा रहा, कि भाजपा एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मोदी सरकार ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था जब आरटीआई के दायरे में लाने की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्राइवेट कंपनी है पार्टियां, इसलिए आरटीआई में नहीं आएंगी। तो प्राइवेट कंपनी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की फोटो लगा करके मैनिफेस्टो या प्रचार सामग्री कैसे? इस पर प्रताप भाई बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। इस पर हम लोग फिर लौट के आते हैं। योगेश जी, आपकी राय आना जरूरी है और उसके बाद हम लोग फिर डिबेट को खोलेंगे। देखिए प्रभात जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राष्ट्रीय ये निर्वाचन प्रतीक आवंटन और आरक्षण आदेश है 19
का। इस 1968 के आदेश के तहत जितने भी चुनाव चिन्ह हैं, चाहे वो दलीय पार्टी के हों चाहे निर्दलीय पार्टी के, ये चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है। जैसे अशोक की लाट, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। जैसे कि ध्वज, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। उसी तरह जितने भी चुनाव चिन्ह हैं, ये निर्वाचन आयोग की वो है प्रॉपर्टी है। अब प्रश्न ये है कि क्या निर्वाचन आयोग की प्रॉपर्टी को कोई भी आम जनमानस जिसने नॉमिनेशन नहीं भरा है, वो सड़क पर लेकर झंडे और बैनर की तरह घूम सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। घूम सकता है जी। और अगर वो नहीं घूम सकता है तो आंखों के सामने टोपी में, बनियान में, पैंट में, साड़ी में, ब्लाउज में, चश्मे में वो दिखा रहे हैं। हाँ, इस तरह के प्रतीक चिन्ह। और वो छोड़िए, गुटके के पन्नी के ऊपर, गुटके के पन्ने, अब ये बस दारू की बोतल भर बची है उसके ऊपर लगना। अरे तो शराब हो ही चुका, बाकी शराब हो चुका, उनकी ब्रांड आएगी। इनके ऊपर क्या चीज लगा रहे हो भाई मेरे, समझो तो। चुनाव आयोग के प्रतीक चिन्ह आप लगा रहे हो और उस पर चुनाव आयोग ऐसे निष्क्रिय पड़ा है जैसे कि वो एकदम भांग खा लिया और सारे अधिकारियों ने, वो कहीं कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। क्या अद्भुत हो रहा है इस देश में, ये शर्मनाक है। ये वाकई हम लोग आएंगे योगेश जी आपकी तरफ और इस पर ये जानेंगे और जानने का हम लोगों को मंथन भी करना है कि आखिर इसका लीगल रेमिफिकेशन क्या हो, इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव आयोग डिफंक्ट है, पूरा सिस्टम डिफंक्ट है, तो आखिर कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं। हम सदर जी आपकी तरफ आते हैं। और ये जो प्रताप जी ने एक बात कही ना, कि प्रताप जी ने कही कि चुनाव आयोग ने बढ़ के जो है वो प्रधानमंत्री के लिए, ये तो वो रेफरेंस मुझको याद आ गया अचानक कि नृपेंद्र मिश्र ने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को। नृपेंद्र मिश्र ने चिट्ठी लिखी, वो स्पेसिफिक था, सदर जी ध्यान दीजिएगा, वो स्पेसिफिक था कि प्रधानमंत्री कहीं दक्षिण में थे, वहाँ से उनको महाराष्ट्र जाना था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि महाराष्ट्र जाना है, इसलिए इसको जो है आप परिमार्जित कर लें, थोड़ा सा ये आचार संहिता के इसमें न पड़े। वो चिट्ठी गई, स्पेसिफिक थी कि महाराष्ट्र के लिए जाना है। चुनाव आयोग ने को लगा कि जैसे अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया, वो ताल ठोक के उसने एक चिट्ठी जारी की, एक आदेश जारी किया कि प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता से ही अलग है। जी जी, ये तो कमाल हो गया भाई। देखिए, तो ये जो कमाल हो गया, इस पर आपकी कमाल राय आनी चाहिए। कमाल राय ये आएगी कि देखिए, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, वाह मोदी जी वाह। ये है जब वो कह रहे हैं कि जब आप कमल पे बटन दबाएंगे तो ये मत समझिएगा कि ये जो 4 मेरे पीछे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सहारनपुर की है ये, कि जो 4 प्रत्याशी हैं इनको टिकट दे रहे हैं आप, या कमल को दे रहे हैं। जब आप कमल पे बटन दबाएंगे तो कमल का बटन सीधा मोदी तक आएगा। ये मोदी जी कह रहे हैं। आज का मैनिफेस्टो अगर आप देख लीजिए तो मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी तस्वीर जो है मोदी जी की है, जनता नदारद है। इट इज़ आई मी माई सेल्फ। जब वो आई मी माई सेल्फ है और जिस तरीके से वो हर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया गया है, सबको सड़क पे ला दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, सीबीआई वाले गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, आरबीआई वाले रिजाइन करके भाग रहे हैं। आप हशर देख लीजिए हर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इलेक्शन कमीशन कैसे अछूती रहे। और अगर आज मैं इस वक्त आपके माध्यम से यहाँ पे बैठ के कहूँ कि मुझे ईवीएम पे भी भरोसा नहीं रह गया है, तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को मोदी जी अपनी जेब में रखे हुए हैं, जिस तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो कभी कभी लगता है इनका माउथपीस है। आप देखिए एबीपी के क्या मजे का, अभी मीडिया को हाल देख लीजिए। आप आज आवाज़ उठा रहे हैं, मेरा सलाम है इंडिया वॉच को और आपको, वरना एबीपी को देखना चाहिए था कि किस तरह का वो लियाकत जी ने वहाँ पर जाके हिमाकत करी है। आचार संहिता लगी हुई है। मोदी जी आप थकते नहीं है, ये सवाल पूछना चाहिए। अरे पूछना चाहिए था कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार। सदफ एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष भी जो है वो इससे जुड़ा हुआ भाजपा वाला पक्ष है। तो विवेक जी, सदफ जी की बातें 10 सेकंड के लिए मैं केवल मैं 1 मिनट इनका छूट जाएगा इनका। अच्छा हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैम ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि ये गलत हो रहा है। आज तक एक चिट्ठी नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री को क्यों आचार संहिता से बाहर नहीं आए। कांग्रेस ने एक चिट्ठी नहीं लिखा। ये चुनौती है इनकी, क्यों नहीं लिखा पता नहीं।
ये लेकिन सदफ इस सवाल को बिल्कुल रेखांकित करके रखना जी, चाहिए, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। कि इसको आप अपने भी पार्टी फोरम में उठाएं कि ये जो है ये डिबेट में ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि आचार संहिता को इस तरह से उन्होंने परिमार्जित कर दिया, परिमार्जित क्या मतलब उसका एक पीएम के लिए अंडरमाइन किया है, पीएम के खत्म लिए कर छाता दिया। खोल दिया, जी जी जी, हर तो पार्टी को चिट्ठी मैंने लिखा था। तो उसके लिए कांग्रेस को तो ये इशू उठाना चाहिए, बिल्कुल था, उठाना है ना। चाहिए, मुझको लगता है कि कहीं से ये पॉलिटिकल चूक है या पता नहीं अंदर की कोई समझदारी होगी, राजनीति में सब कुछ चलता है। नहीं ऐसा नहीं होगा। बहरहाल तो मैं सदफ ने जो सवाल उठाए हैं, विवेक जी मैं आपकी तरफ हूं, इस पर भाजपा का जो पक्ष है वो जरूर सामने आना चाहिए। आदरणीय प्रभात जी, प्रधानमंत्री का पद सुरक्षा कारणों से हमेशा चुनाव आयोग के इन दायरों से बाहर रहा है। हमेशा प्रधानमंत्री अपनी चुनाव रैलियों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ही प्रयोग करते रहे हैं। कोई मोदी जी के समय में नई बात नहीं हो रही है। राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी जी, तमाम प्रधानमंत्री इसका प्रयोग कर चुके हैं और आज मोदी जी भी कर रहे हैं। अभी जो सदफ जी ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में मोदी जी की तस्वीर है, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने 5 साल अच्छे से काम किया है और जनता के हर वर्ग तक अपना काम पहुंचाया है। घोषणा पत्र में उन बातों को हमने फिर शामिल किया जिनको हम करने में किन्हीं कारणों से चूक गए, उनको भी हम शामिल किए हैं। जैसे धारा 370 है, 35 है, 3 तलाक है, तमाम ऐसे इशू जो किन्हीं कारणों से हम राज्यसभा की वजह से नहीं करा पाए, उसको भी हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जाहिर सी बात है, आज पूरा देश मोदी जी की ओर देख रहा है। मोदी जी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की वो मिसाल बन गए हैं कि पूरा देश को मोदी पर विश्वास है। और जो बार बार मोदी जी की सेना हो रही है, ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ जी के स्लिप ऑफ टंग हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने आज जो पराक्रम दिखाया है वो कहीं ना कहीं बेमिसाल है। सेना यही थी, 26/11 के समय भी यही थी। जब हिंदुस्तान पे आतंकवादियों ने आक्रमण किया तो कांग्रेस की तत्काल गवर्नमेंट केवल पाकिस्तान को डोजियर पकड़ा रही थी। आज अगर हमारे राजनीतिक नेतृत्व में हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको हमारे राजनीतिक नेतृत्व को, उसकी नेतृत्व क्षमता को भी धन्यवाद देना चाहिए। खुले दिल से बात करनी चाहिए। आप करें तो इंदिरा गांधी, हम करें तो नहीं सेना, ये बातें ठीक नहीं है। ठीक बात है। और मोदी जी ने जिस तरीके से आज पूरे विश्व पटल पे भारत को खड़ा किया है, कहीं न कहीं उनकी इस पर फिर हम आएंगे जी। और सेना का जो मसला है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इजाजत हो तो हाँ जरूर बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के प्रधानमंत्री? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वो भाजपा की रैलियों में जाते हैं सरकारी खर्चे पर, मतलब कि जनता जो टैक्स देती है उससे जो धन संग्रह होता है देश के अंदर, उस धन संग्रह के पैसे से वो भाजपा की रैली में जाते हैं। और शहर के अंदर अगर मान लो 6 प्रत्याशी हैं तो वो भाजपा के प्रत्याशी को आप मत दीजिए, वोट दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको जिताइए, इसकी पैरवी करते हैं। तो बाकी क्या जो 5 प्रत्याशी हैं वो दोयम दर्जे के, हाँ वो क्या दोयम दर्जे के हैं या हमारे देश के नागरिक नहीं है या वो उनके प्रधानमंत्री नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज जो इनका तर्क है, अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के तहत उन्होंने ये कसम खाई है कि मैं सबके साथ समान न्याय करूंगा। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि एक को वोट दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने सबके साथ समान न्याय करने का वचन किया है और उसी कमिटमेंट के आधार पर हम लोगों ने उनको टैक्स दिया है और उसी टैक्स के पैसे से आज वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही है बात है। और योगेश जी, मैं भी योगेश जी पहली बात में आपका जवाब दे दूं जी। मोदी जी एंजॉय नहीं कर रहे, मोदी जी काम कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक दिन भी अवकाश नहीं लिया, इस चीज़ को नोट रखिएगा। दूसरी चीज़, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तभी बन पाए जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना नेता चुना। अब तो बन गए, संविधान की शपथ और आज उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं देश का दायित्व। सुरक्षा की बात नहीं हो इसलिए वो आज भारत सरकार के सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, कैंडिडेट की बात हो रही है। वो अगर आज किसी रैली में जा रहे हैं तो भारतीय सेना की एनर्जी की सुरक्षा में जा रहे हैं। एक व्यक्ति को बोलेंगे कि इसको ये हमारे भारत का नागरिक है, इसको वोट दीजिए, और मुझे मना करेंगे तो विभेद कर सकते हैं क्या? तमाम लोकसभा की स्पीकर, तमाम विधानसभाओं के अध्यक्ष ऐसे तो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अपनी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वही असेंबली के स्पीकर जब दोबारा चुनाव में आते हैं
तो उसी पार्टी के टिकट से आते, अपने लिए वोट मांगते हैं। ये चुनाव के दौरान इतनी सदा सहता इन लोग पे आप किए, ठीक है। इसको आप अगर इसको आप कानून के दायरे में लाएंगे तो फिर तो एक आदमी जो प्रधानमंत्री बन के दोबारा चुनाव में लड़े आपके साथ लड़ना चाहिए। विवेक जी एक बात समझ लीजिए, किसके लिए वोट मांगेगा फिर? सर एक बात, अगर आपके हिसाब से चला जाए तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया क्या वो राजनीति से संन्यास ले ले? आज ही की एक रिपोर्ट है कि मोदी जी ने 800 दिन कैंपेनिंग करी है और 80 दिन रहे हैं पार्लियामेंट में। 800 दिन कैंपेनिंग और 80 दिन पार्लियामेंट में काम किया है। आप खुद उठा के देख लीजिए, ये 5 साल के कार्यकाल में इतना पार्लियामेंट में बैठने कोई काम नहीं मानिए। सीएमओ में जो प्रधानमंत्री बैठते वो भी काम है। प्रधानमंत्री अगर घर पे बैठ के फाइलें देख रहे तो वो भी काम है। सिर्फ पार्लियामेंट चलने में के दौरान उपस्थिति काम नहीं होती है प्रधानमंत्री का। विवेक जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रत्याशी को भारत के प्रधानमंत्री आकर के बोले कि इनको वोट दीजिए, और अगर इन केस वो हार गया तो हमारे प्रधानमंत्री के बाद की वैल्यू खत्म हो जाती है, उनको मॉरली इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी धर्म संकट में क्यों डालते हैं? आपका जो विषय, आपका जो ये वो है सोचने का तरीका, ये आपकी अपनी जगह है। जब वो ये कह रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान में सरकारों में होता रहा है, जाएगी प्रधानमंत्री संविधान में देश इसकी का, व्यवस्था है। ये कितना अंडरमाइन कर रहा है। क्यों इंदिरा गांधी वोट नहीं मांगती थी? राजीव गांधी वोट नहीं मांगते थे क्या? मनमोहन सिंह वोट नहीं मांगते थे क्या? जवाहरलाल नेहरू ने वोट नहीं मांगा क्या अपने प्रत्याशियों के लिए? अगर मान लीजिए लोकतंत्र में कोई कुरीति पैदा हो गई है तो क्या उस कुरीति को तो आप कंटिन्यू करते तो हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए वो चुनाव लड़ना छोड़ दे? ये नहीं कह रहा। फिर क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहा। मेरा कहना ये है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है हाँ, वो बिल्कुल चुनाव लड़े। हाँ, तो क्या करे फिर? सुनिए तो खुद लड़े ना, और बाकी जो अकेले लड़के क्या करेगा? उनका बस चले तो निकाय का अगर उनकी लोकसभा में सदस्य संख्या नहीं रहेगी तो ऐसे कांग्रेस के लोग एक वोट से हमारी सरकार गिरवा देंगे। सुनी तो नहीं रहे 4 साल से, यही तो दिक्कत है हमारी भी। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कोई थोड़ी आपत्ति है, लेकिन वो अपनी सरकारी सुविधा और संसाधनों का जो प्रयोग करके वहां जाते हैं, सुनिए पूरी बात, और वहां जाकर के वो बस सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी की पैरवी करके चले आते हैं, तो क्या वो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? भारत के आम नागरिकों फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक सवाल जो वो सरकारी सुविधाओं उनको मिलती हैं, जो उनको सुरक्षा मिलती है, तो उसको अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए, वो आप देश की धरोहर है, आप उसको देते हैं सुरक्षा। आप व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी सुरक्षा नहीं देते, आप उस पद को दे रहे हैं सुरक्षा। जो व्यक्ति इतने अनुभव के बाद उस पद पर पहुंचा है, जीवन खपाने के बाद, आप उसको धरोहर मान करके राष्ट्र की सुरक्षा देते हैं। राष्ट्र की धरोहर की स्थिति तो भाजपा की धरोहर हो गया ना। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ, और सदब भी कुछ कहना चाह रही थी जी। और दरअसल विवेक जी ऐसा है ना कि योगेश जी भी जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है, माननीय प्रभात जी का थोड़ा ज्ञानवर्धन नहीं, आप अपना फ्रेम की तरफ ही देख के गांधी परिवार के लोगों को बेनजीर सुरक्षा मिली है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक समय तो रॉबर्ट बढेरा तक को मिली हुई थी, तब आपने क्या, तब आपका क्या उसमें दृष्टिकोण था? रॉबर्ट बढेरा किसी के लिए कहने नहीं गए थे कि इनको वोट दीजिए। क्या बात करते हैं? किस चुनाव में प्रियंका के साथ अमेठी घूमते नजर नहीं आ रॉबर्ट बढेरा? किस चुनाव में प्रियंका गांधी बढेरा के साथ रॉबर्ट बढेरा अमेठी घूमते नजर नहीं आए? आप बताइए ना। यहाँ पे हेलीकॉप्टर जाते सरकारी, जो एनएसजी के गार्ड, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप सुनिए, एयरपोर्टों पर स्लोगन लिखे थे। विवेक जी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। देखिए, बेसिक बात यह है कि इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों की जो बातचीत है उसमें कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं होता। आप जो सिक्योरिटी का सवाल उठा रहे हैं, वो सिक्योरिटी का सवाल अपने आप में जेन्युइन है कि ये जो है, जो रॉबर्ट वाड्रा का या प्रियंका वाड्रा को या जो कुछ भी हो एवर में भी उनको अगर इस तरह से जो प्रोटेक्शन मिलता है, और वो इस पर ये अलग एक समीक्षा का विषय है। अभी हमारा जो विषय है वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पिछली बार के चुनाव में जब सोनिया गांधी एनटीपीसी के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती हुई पाई गई थी यूपीए के सरकार के समय जी, तो उस समय चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का बड़ा मसला हुआ था। और एनटीपीसी को माफी मांगनी पड़ी जी, हाँ, और वो कांग्रेस को पूरा का पूरा पेमेंट अदा करना पड़ा था, इसलिए कि वो सरकारी उपक्रम है, एनटीपीसी सरकारी उपक्रम है। बिल्कुल। ये मसला जो है विवेक जी, ये मसला अधिकार से ज्यादा नैतिकता का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कि एक प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा, जो इसलिए कि वो मतलब वो पूरे नेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। वो प्रधानमंत्री जो है हमारा सबका है,
पूरे देश का है। तो आप चुनावी रैली में जब जाते हैं तो आप अपनी पार्टी के लिए करते हैं, वहां पर आप एक सेक्ट अलग कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं होता, यह कर्तव्य और यह नैतिक आधार नहीं होता। इस आधार पर यह बात होती है। और सदफ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? उसके बाद हम एक ब्रेक का समय भी हो रहा है, आप अपनी बात कह लें। प्रभात, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से कई चीज़ें हैं उल्लंघन। पहला जो पॉइंट है आचार संहिता का, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, हमारे जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे कहीं ज़्यादा जानकार हैं। पहला जो है कि किसी तरह से भी रिलीजियस ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ आचार संहिता। हम सिर्फ ना तो हिंदुत्व के एजेंडे पे ये आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में सरकार बनने से पाकिस्तान में पटाखे फोड़ देते हैं। तो ये भी जो पाकिस्तान के हम स्पीकर हैं, जिस तरह आप यहाँ तक कि LK अडवाणी जी को अपने ब्लॉग के जरिए इंटरवीन करना पड़ा, कहना पड़ा कि डिसेंटर्स आर नॉट एंटी नेशनल्स, आपके राइवल्स आपके दुश्मन नहीं हैं, दुश्मनी मत निकालिए। तो जिस तरीके से ये पाकिस्तानी बता देना, शहजादा कहना, युवराज ना कहना, बल्कि पद एक है लेकिन वो मुसलमानों का शहजादा बताने की कोशिश करना, मंचों पर से लगातार किसी के फॉरेन ओरिजिन के ऊपर कटाक्ष करना या किसी को एक परिवार का कटाक्ष करना, या इस तरह की जो बातें हैं, ध्रुवीकरण की जो बातें हैं, वो किसी प्रधानमंत्री को शोभा दे या ना दे वो तो दूसरा बात है सोचने वाली। लेकिन क्या आचार संहिता का ये उल्लंघन नहीं है? मायावती पे आप लोगों ने क्वेश्चन किया, मैं मायावती जी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बुराई करी उन्होंने, वो क्या बात है, वो साजगांठ वो बताएंगे ये हमारे साथी। लेकिन ये आप बताएं कि जिस तरह से मायावती के ऊपर इमीडिएटली नोटिस आ गया कि भाई आपने मुसलमानों का वोट बटे नहीं कह दिया, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि हिंदू बनाम मुसलमान ये जंग है, इलेक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? ये भी आचार संहिता को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। जी विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए प्रभात जी, जो जातिगत ध्रुवीकरण की बात कर रही है जी, जब इनके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाइए, हमसे ज्यादा तो आपके वाले गए हैं भाई पाकिस्तान। तो अगर आप एक मिनट बोलने दीजिए अगर आपके नेता पाकिस्तान में जाकर के कह रहे हैं कि मोदी को हटाइए, मोदी को हटाइए, अब आप बताइए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप दुश्मन देश में जाकर के क्या बोल रहे हैं? आपको ये नहीं दिखाई देता? आपने क्या कार्रवाई की मणिशंकर अय्यर को उस समय? इस तरह के जब आप सलमान खुर्शीद भी है, जेन्युइन बात यही है कि सलमान खुर्शीद भी कुछ अनशंट बोल रहे थे। इस तरह के जब आचरण और जिस तरह से देवबंद में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के मुलायम, अखिलेश और मायावती कह रही हैं कि आप अपना वोट हमको एकमुश्त दीजिए अगर भाजपा को रोकना है, तो ऐसे में अगर बहुसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे एकजुट होता तो इसमें किसी क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ध्रुवीकरण की शुरुआत तो यही लोग कर रहे हैं। जिस समय राहुल गांधी भगवा आतंकवाद का हल्ला करते हैं और तमाम बेगुनाहों को सीट से पीछे पहुंचाया जाता है, जो आज की डेट में जमानत पापा करके लोग बाहर आ रहे हैं। जमानत पे माया कोडनानी भी घूम रही है, बाबू बजरंगी भी घूम रहे हैं। जमानत की बात मत करिए, जमानत पे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी भी घूम रही है, बात मत करिए। जमानत पे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी भी घूम रहे हैं, उसकी क्या करेंगे? आप चाहे जिस पे इल्जाम लगा दे, लेकिन क्लियर है तमाम जांचों के बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन मतलब हेमंत आप हेमंत करकरे की रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। भी तो जमानत पे है आज की डेट में। आप हेमंत करकरे को नकार रहे हैं, आप सालस्कर को नकार रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को नकार रहे हैं। बस आप इस माध्यम से ये कह दीजिए इन्वेस्टिगेशन को हमने कौन नकार रहा है? आज वो अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए जिंदा नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। जिंदा रहना न रहना ये विषय नहीं है, फाइलें बोलती हैं, वो फाइलें उनको आज नकार रही हैं, उसके आधार पर आज जमानत पाके बाहर आ रहे हैं। जिस समय आपने भगवा आतंकवाद करके पूरे हिंदू समुदाय को गाली देने का काम किया राहुल गांधी ने। भगवा आतंकवाद से न इस्लामिक आतंकवाद न भगवा आतंकवाद, इससे किसी को, पूरे समाज को आप कलंकित नहीं कर सकते। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा पे है, आज का विषय जो है वो एजेंडा पे आ जाइए, बिल्कुल एजेंडे पे आइए। हाँ ये कहे तो ठीक, हम कहे तो गलत। आप कह रहे हैं तो भगवा आतंकवाद इन्होंने शुरुआत किया, वो आप लोग कहे ध्रुवीकरण की बात ये करते हैं।
ध्रुवीकरण की बात तो हर मंच से, हर रैली में मोदी जी कर रहे हैं। हम तो नहीं, न्याय की नहीं, बात कर रहे हैं। वहाँ- हम 72,000 रुपए साल की बात कर रहे बताइए ना कि हैं। बड़े आप ध्रुवीकरण की बात कर कौन रहे सी हैं। मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान में हमारे खिलाफ? नहीं, एक मिनट, पाकिस्तान में बड़ी पटाखे संख्या फोड़े। रंजन पाकिस्तान ये मत हमारे बताइए। खिलाफ उसको आने दीजिए। मांग रहे थे। अभिनंदन आपके फ्लैग पे है, हमारे नरेंद्र फ्लैग पे मोदी नहीं के है। खिलाफ बड़ी संख्या रंजन पाकिस्तान में कौन एक मिनट, सी एक मदद मांग रहे मिनट, थे? सदफ एक मिनट मैं आ रहा हूं। और यह है कि जैसे सवाल उठता है तो जो सवाल जिस पक्ष का है उसको तार्किक रूप से इसका जवाब देना ही चाहिए। और इसलिए ना कि ये जनता दीर्घा के सामने है, सब लोग, वो जनता देख रही है, जनता जानती है। तो ये जो सवाल है, जो विवेक श्रीवास्तव के सामने उठे सवाल, यानी बीजेपी के सामने उठे सवाल, उस पर बीजेपी को अपनी राय देनी ही चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। और जो सवाल सदफ की तरफ है, यानी कांग्रेस की तरफ है, वो सवाल तार्किक रूप से सामने उसका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें जो आपने कहा कि आचार संहिता वाला मसला है, क्योंकि ये भी आचार संहिता का मसला है, नैतिकता से जुड़ा हुआ मसला है कि आप पाकिस्तान एक चूचू का मुरब्बा हो गया है कि जो जिसको मर्जी आए वो सामने में रख दे। बिल्कुल। हाँ, और इसमें जो है जो दो कांग्रेसियों का नाम लिया है विवेक जी ने, वो दोनों कांग्रेसी भाई हम लोग अखबार में एक सामान्य नागरिक की तरह से भी जानते हैं कि इन दोनों ने क्या क्या बयानबाजियां की हैं वहाँ पाकिस्तान जाके। तो पाकिस्तान का दोनों लोग अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। एक जेन्युइन जो बात है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कहने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता और उसके प्रतिनिधि नहीं है ना। तो सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। और जब इस्तेमाल किया है तो आप पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं भाई? मतलब हु द हेल ही इज, मतलब दे आर पाकिस्तानी, व्हाई? जिताऊ है नहीं तो दोनों के लिए जिताऊ है। हाँ। आप ये देखिए कि उधर से उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, उधर से फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं। आदरणीय प्रभात जी, फारूक अब्दुल्ला इधर आप कैमरे की तरफ हमारे गठबंधन में है, जी। कांग्रेस गठबंधन में है। ये बताओ ना, आपके कांग्रेस आप क्या तो मुफ्ती इसका हटाने से किसको लाभ होगा? गठबंधन में तो महबूबा मुफ्ती देश जलाने की बात कर रही हैं। हटाने से किसको लाभ होगा? नहीं, लेकिन 370 आपके मैनिफेस्टो में था। एक मिनट सेना काम करके किसको एक लाभ मिनट होगा? मैं योगेश जी आपको ला रहा हूं सामने कि देखिए विवेक जी और सदफ जी, विवेक जी ऐसा है ना कि आप जो कहेंगे कि उनकी पार्टी में वो फारूक अब्दुल्ला और ये जो हैं ये सब पहले आपके एनडीए में शामिल रहे हैं, लेकिन ये भाषा और नहीं दूसरा- बोलते थे। और एक मिनट सुनिए तो पहले, और दूसरी बात ये है कि अभी तो आपकी पार्टनर थी महबूबा मुफ्ती, जी। जिसका नाम लिया लेकिन सदफ। हम उस पार्टनरशिप से बाहर आ चुके हैं। अरे ये अभी लेकिन भी भैया वाले आसपा घूम रहे हैं। इनके अरे एजेंडे में भैया था। मुझको आसपा ये को बताइए, लेके जो एक मिनट- कांग्रेस को घेर रहे हैं। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए सदफ, जी। वो सवाल मैं योगेश जी आपके सामने रख रहा हूं जी। कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने तरीके से बोलते रहे है ना। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो नाम लिया, महबूबा मुफ्ती जो है इनकी महबूबा थी। ये गलत है। नहीं ये ये गलत मैं है। ये बहुत ही संसदीय भाषा है मेरी। महबूबा का मतलब केवल एक ही एंगल थोड़ी होता है ना। सखा कृष्ण को कहा गया तो वो गलत थोड़ी है, हाँ। तो प्रिय थी। अरे महबूबा उनका नाम ही है। एक मिनट सुनिए तो पहले, हाँ अल्लामा भी ठीक ही कर रहे हैं, वो नाम ही है। तो महबूबा थी और आज जो है वो बयान देने लगी। भैया जिस समय तक महबूबा थी उस समय तक 370 पर और 35 पर क्यों नहीं काम कर लिया? तो आज आप बोल रहे हैं और आज आप संकल्प पत्र में फिर से शामिल कर रहे हैं। जी। तो संकल्प पत्र जो है ये झांसा पत्र क्यों नहीं इसका नाम दे दिया भाई? हाँ, तो यही हमने नाम ही दिया है। एक मिनट मैं विवेक जी आपकी तरफ आऊंगा, योगेश जी आपकी तरफ हूं कि ये संकल्प पत्र जो है ये फिर 5 साल का झांसा पट्टी है। बिल्कुल। 35 से जैसा आपने विवेक जी ने बताया था, राज्यसभा का हवाला दे दिया। भैया 35 ए के बारे में जान लीजिए, 35 ए को संसद से कोई लेना देना नहीं है। 35 ए जो है 1 मिनट के अंदर में स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनको वोट के लिए इंतजार करना था और संकल्प पत्र में फिर से शामिल करने के लिए इंतजार करना था। योगेश जी आपकी क्या राय है? देखिए प्रभात जी, अभी मेरे एक मित्र आए थे अमेरिका से जी। उनसे एक दिन ऐसे ही घर पे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आपके यहाँ फ्रॉड की राजनीति होती है। हमारे यहाँ अमेरिका में क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक अपना एजेंडा बताती है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे, और चुनाव जब वो जीत जाती है पार्टी तो वह वही काम करती है जो उसके एजेंडा का पार्ट रहा। क्या बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा बात का है। पार्ट रहा। वो ऐसा नहीं करती है कि बात राम मंदिर की करे और आके 3 तलाक कराने लगे। ठीक बात है ये। या 370 की बात करे और नोटबंदी कराने लगे। मतलब वहां ये नहीं होता है। या
बात व्यापार के प्रोत्साहन की करे और वो जीएसटी लागू कर दे, मेक इंडिया और जीएसटी करके व्यापारियों को परेशान कर दे। ये वहां दोगली राजनीति नहीं है। और अगर हम अमेरिका को अपना आइडियल मानते हैं, जापान को मानते हैं, जर्मन को मानते हैं, इंग्लैंड को मानते हैं, तो बस सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए क्यों मानते हैं? हम उनके चरित्र और आचरण को भी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं अपने देश के लिए और हमारे नेता नहीं है? ये बहुत विचार का विषय है। ये बात तो सही है कि आपने एक बहुत ही, योगेश जी जो हैं, एक मिनट आ रहा हूँ अल्लामा, एक मिनट के लिए आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, कि योगेश जी ने जो बात कही है बहुत ही नुक्ते वाली बात है कि आप जब कोई भी पार्टी हो, चुनाव आचार आप जब घोषणा पत्र बनाते हैं, मैनिफेस्टो जो बनाते हैं, तो मैनिफेस्टो आप क्या बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं भैया? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि उस देश में, जिस देश में मैनिफेस्टो बनता है, उस देश की पार्टियां जो भी सत्ताधारी होती हैं वो उसी मैनिफेस्टो पर पूरे कार्यकाल में काम करती हैं। इसी पर तो हम वोट देते हैं आपको। इसी पर वोट देते मैनिफेस्टो हैं। पे लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि घोषणा पत्र बनाया, उस पर काम नहीं होना है। राम मंदिर पर काम नहीं होना, 370 पर काम नहीं होना। झांसा पत्र बताई दी। प्रभात, इसमें 2 बातें हैं। जी। एक बात तो ये भी है कि हमारी जनता बहुत मासूम है। हम वोट देने तक समझते हैं हम बहुत देश को बचाने का और देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो, जब हबकी मैनिफेस्टो बन रहा था और हम लोग जब जनसंपर्क कर रहे थे, तो हमने ये भी कहा उनसे कि देखिए, आपकी हो सकता है कि 55 पॉइंट में आपकी पॉइंट 5 हो। आपको लगातार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने के बाद याद दिलाना है। अगर वो भूल जाएं, पहली बात तो भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर भूलें तो आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी जनता की भी, कि उसको याद करें। लेकिन जैसे आज हमारे जो जितने वरिष्ठ नेता थे मंच पे जब मैनिफेस्टो आया, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेटली जी, सुषमा जी, मोदी जी खुद, मुझे हैरानी हुई कि कुछ शब्दों का मैं बहुत बेसब्री से उस चैनल पे बैठी इंतजार करी थी, मैं अपने नाखून भी खा गई। तो नौकरी और रोजगार का कोई जिक्र नहीं हुआ। नोटबंदी जिससे पूरी दुनिया बदल जानी थी, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। आतंकवाद रुक जाना था, नक्सलवाद रुक जाना था, कोई जिक्र नहीं। जीएसटी जो एकदम कहां पहुंचा देती हमारी इकोनॉमी को, जिसने जाम कर दिया बिल्कुल, 5 लेवल ऑफ टैक्सेस लगाकर, जीएसटी पे कोई बात नहीं। काला धन का तो आचार संहिता लगने तक और उसके बाद जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ कि 15 लाख मेरे खाते में शायद एकदम से आ जाए, इलेक्शन से पहले, एक रात पहले आ जाए। वो 15 लाख का भी आज कोई जिक्र नहीं था। तो ये मैनिफेस्टो का किस तरह से इन्होंने मजाक बनाया है। मतलब पिक्चर बनवाने का मोदी जी को शौक है, तो अगली पिक्चर बनेगी क़यामत से क़यामत तक की तर्ज पे, जुमलों से जुमलों तक। नहीं, खैर ये एक अलग बात हो गई और इसको हम लोग इस कटाक्ष को भी रिलीज कर लेते हैं। अल्लामा आपकी तरफ आ रहे हैं और ये जो है विषय हम लोगों का तो चूंकि चुनाव आचार संहिता से रिलेटेड है, उसके वायलेशन से रिलेटेड है, तो इस विषय को हम लोग पकड़े रहते हैं और बाकी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन हमारा ये विषय पकड़े हुए हैं हम लोग। और हम ये मानते हैं कि अल्लामा ध्यान से सुनिएगा, आप ही की तरफ हूँ, और मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि संकल्प पत्र पर, विवेक जी आप भी ध्यान दीजिएगा, कि संकल्प पत्र पर एक व्यक्ति का की फोटो लगाना ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन है। बिल्कुल है ना, कानूनन अपराध है। मैं कानूनन उस पक्ष पर आऊंगा। 50 एक्ट का वायलेशन है। और चुनाव की जो हम एक मर्यादा की बात कर रहे हैं, एक नैतिक जो स्टैंड है उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी बात रेखांकित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, कि ये जो व्यक्तिवाद है ये किस तरह से संकल्प पत्र पर हावी है। कि पहला लेख नरेंद्र मोदी लिखता है, पहला लेख नरेंद्र मोदी का है, दूसरा लेख अमित शाह का है और तीसरा लेख राजनाथ सिंह का है। मतलब बीजेपी ने यह साबित कर दिया, यह दिखा दिया कि इसके अलावा कोई और तीसरी पर्सनैलिटी नहीं है, चौथी। आडवाणी जी के पास संकल्प पत्र लेकर जा सकते थे आप। आडवाणी जी का लेख, आप कहते हैं कि गार्जियन थे, तो आपने आडवाणी जी का लेख क्यों नहीं लिया? तो आडवाणी जी को ब्लॉग पर लिखने के लिए विवश नहीं होना पड़ता? तो आप ये देखिए कि ये जो है चुनाव आचार संहिता तो अपनी जगह है, चुनाव की जो नैतिक मर्यादा है उसका भी किस तरह से वायलेशन है। अल्लामा इस पर क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? और उसके बाद विवेक जी आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, थोड़ा सा कटु बात होगी अगर बोली जाए, कटु बात ना करिए, जो असंसदीय हो। ये कि सत्य ये है
कि ये सब जितनी बातें हैं जो हम यहाँ बात बैठ के कर रहे हैं, ये सब उनसे कर रहे हैं कि जिनके पास शिक्षा हो। शिक्षा से मानसिकता का परिवर्तन होता है, और इस वजह जिस निचले स्तर के यानी मानसिकता दिख रही है कि आपने इस हद तक यानी आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया कि औरतों को साड़ियाँ पहना दी, ब्लाउज पहना दिए, शलवार जंपर में अब आपने झंडे बांध दिए। अब बताइए क्या होगा? अब इसके आगे क्या है भाई? अब कहाँ से आप उतरवाएंगे झंडे? कहाँ से उतरवाएंगे? लीजिए, यानी अब नंगई पर उतरवाने के लिए, यानी नंगई या तो हो ये देश में पूरा कानून खत्म हो जाए, तो आचार संहिता यानी ये तो यार हिटलर का मैंने नाम सुना था। छोटी सी बात, और एक मिनट सदफ, कि ये जो है बड़े बहुत कायदे की बात पकड़ ली, बहुत सही बात है, बहुत सही। आपने चुनाव चिन्ह का महिलाओं को वस्त्र पहना दिया, अब चीरहरण कौन करेगा? अब ये बताइए कि ये चुनाव आचार संहिता जो है इसका ये क्या करे चुनाव आयोग? बिल्कुल, अगर कुछ करे तो दुर्योधन, दुशासन, अरे भाई यार, और ना करे तो रावण जो है सत्ता पे। अरे भाई ये विवेक जी ये बताइए जरा, इस एंगल से देख मैं एक छोटी सी बात कह दूं बस। जब आप लेखों की बात कर रहे थे तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों मुरली मनोहर जोशी जी का आया, जिन्होंने 2014 का मैनिफेस्टो बनाया था। जी। और उनका भी एक लेख शामिल होना चाहिए था। जब उनसे पूछा गया कि इनके कार्यकाल पे आप कितने नंबर देंगे 5 साल के, तो उन्होंने कहा कॉपी ब्लैंक है, कहाँ नंबर दूं? ये कोट्स अनकोट्स में इसके लिए बिल्कुल सही बात पूरी है, नैतिक जिम्मेदारी और से ये आप सोचिए ना कि ये कितना बड़ा मर्यादा का जो है, जो हमारा देश, ये कहते हैं कि हम मर्यादा वाले, और शायद इसीलिए इन लोगों को अलग कर दिया गया क्योंकि मर्यादा बची नहीं है। और विवेक जी ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी पार्टी खासतौर पे योगी जी ताल ठोक के हर जगह कहते हैं संस्कृति वाला, मर्यादा वाला। अरे भैया, मर्यादा आपने मर्यादा जो है वो अवैधनाथ की मर्यादा रखी तभी इसीलिए इस पद पर पहुंचे। तो आपको कभी ये नैतिक बोध होता है कि आप मोदी जी को कहें कि जरा भैया मर्यादा के साथ ये जो बुजुर्ग आदमी है उनका सम्मान करो? तो ये सम्मान तो है नहीं, बुजुर्गों का कोई सम्मान उमान है नहीं। ये सारे बुजुर्ग एक जगह बेचारे चाय पी रहे हैं, अब यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी और ये अरुण शौरी, हाँ सब लोग एक जगह। उसमें सुमित्रा महाजन भी शामिल हो गई हैं, सुषमा स्वराज भी शामिल हो गई हैं, उसमें उमा भारती भी शामिल हो गई हैं। ये नैतिकता का मतलब तहस नहस कर दिया है। नजमा हेपतुल्ला भी अब हाँ वो अब विवेक जी भैया ये बताइए बॉस कि जब मोदी कैप, मोदी गंजी जांघिया, तो रूपा क्या बनाएगी? भाई वो कहते थे ना, एक प्रचार आता था कि वो पहनाएंगे तो रूपा क्या पहनेगी, तो यहां कह रहे हैं मोदी जी जब ये सब बना रहे हैं तो रूपा क्या बनाएगी? बताइए भाई, थोड़ा हास्य में है लेकिन ये इसकी तासीर बहुत गहरी है। आदरणीय प्रभात जी, चुनाव, अरे आदरणीय मत करिए आप, जो है इसका भाजपा का पक्ष रखिए। ये जो भाजपा का कारपोरेटाइजेशन हो रहा है, ये आप विचित्र किंतु सत्य है कि रूपा क्या करे, वो बाकी वो जो अंडरगारमेंट बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या करें जब मोदी जी के साथ कंपटीशन में उतरे, क्या करें? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ जी। देखिए, जो टोपियां बनती है, साड़ियां बनती है, इस टाइप के जो कपड़े ये भी उद्योग कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, ये कहीं न कहीं ऑर्डर दे के बनवाए जाते हैं। इसको तमाम एजेंसियां ही बनाती हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी अपने कपड़ा अरे यार नहीं बनाती। ये बताइए, सुनिए एक मिनट विवेक जी, अरे भाई हास्य में भी बात हो रही है लेकिन चलिए बड़ा मजा आ रहा है। ये बताइए कि गाड़ियों पर नमो के जितने भी ये हैं वस्त्र, नमो वस्त्र, ये सारे गाड़ियों पर बिक रहे हैं, और बीजेपी के बैनर लगे हुई गाड़ियां, उस पर नमो टोपी, नमो वस्त्र, नमो टी शर्ट, ये सब बड़े बड़े रथ घुमाए जा रहे हैं। आज भी रथ घूम रहे हैं बड़े बड़े। एक मिनट प्रभात जी, इसमें जो बात इन्होंने कहा कि हम बनवाते हैं, आप ये बताएं कि जो चुनाव आयोग का वो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप कैसे, और कल के दिन आप अशोक के लाट बनवा के बेचने लगे, तिरंगा बना के? जी बताइए। ये विवेक जी आपका पक्ष आना चाहिए, उसका प्रताप जी आपकी तरफ आऊंगा। आयोग ने वो सिंबल भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। नहीं, वो प्रॉपर्टी है और रिजर्व है अलॉटेड। अब ये इनका मतलब ये है माननीय विवेक जी का कि अगर रेल ने हमको दिल्ली जाने के लिए कोई रिजर्वेशन की सीट दे दी है
तो मैं जब दिल्ली जाऊं तो मैं उस सीट को उखाड़ के अपने घर ले जाऊं और उसका प्रयोग करता रहूं। वो सिंबल से होगा तो उस सीट को जो सिंबल भाजपा को अलाट है, विवेक जी आपको एजुकेट कर दे रहा हूं। अगर आपको अलाट है तो ऐसा क्या हो गया आचार संहिता लगते ही कि उसको सब मिटाने लगे सरकारी पैसे से? हाँ, ये सवाल है, सिर्फ ये सवाल का गहरा और गारंटी है कि नहीं दे पाएंगे? कहाँ मिटाने लगे? आपका है ना? नहीं मैम, हमको क्लियर करने दीजिए। कमल आपका है जी, अलॉटेड है, बिल्कुल पट्टा है उसका। उस पट्टे को जैसे 10 तारीख को लगा चुनाव आचार संहिता, ऐसा क्या हो गया कि वो गैर कानूनी हो गया? गैर कानूनी नहीं, तो क्यों हटाया गया? सार्वजनिक स्थलों से हटाना। सार्वजनिक नहीं, झंडे से, हमारी गाड़ी के कार्यालय से सारी चीजें हटाई सार्वजनिक आगे नहीं जो भाई, गाड़ी रोड पर पे लगी हुई थी, क्यों? रोड पर लगी हुई चिन्ह थी। गाड़ी से भी हटाया जाता है, आप मत कहिए सार्वजनिक। हाँ, मतलब अगर कहना, देखिए उसको और थोड़ा साफ कर दें कि जैसे अगर मान लीजिए कि वो आपकी पार्टी की संपत्ति रहती तो आप चाहे जब भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये आचार संहिता के समय क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते भाई? इसलिए क्योंकि जब तक आपका कैंडिडेचर क्लियर नहीं होगा और अलॉटमेंट नहीं होगा 1968 की वजह से, तब तक आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी जी आचार संहिता लगने और नोटिफिकेशन पहला। अब सदफ एक बड़ा सवाल है जी, अब ये छोड़ दीजिए, डिबेट में थोड़ा सा हास्य हो गया और सदफ आपकी तरफ आऊंगा। पहले योगेश जी आपकी तरफ, चूंकि कानूनी ये मसला है और आपसे ही जो डिस्कस हो रहा था उसमें निकली बात कि ये बताइए कि ये जो है कमल निशान, यह कमल निशान जो है वो राष्ट्रीय पुष्प देखिए चुनाव, मैं एक मिनट ये बात कर लूं, राष्ट्रीय पुष्प है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। अब ये बताइए कि ये राष्ट्रीय पुष्प का अंडरवियर पहन के घूम रहा है आदमी, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है यार? देखिए इसका धार्मिक कि राष्ट्रीय पुष्प, एक मिनट, जैसा कानूनी थोड़ा उसके प्रिज्म से देखिएगा कि ये राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प का मतलब बहुत ही श्रद्धा का ये है, और वो जो है उस कमल का, कमल एक पवित्र माना भी जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अगर हिसाब से देखें, अब मुझको लगता है कि इस्लाम में भी पवित्र माना जाता होगा। तो आप कमल को आप उसके वस्त्र और अधोवस्त्रों में आप छाप दे रहे हैं, तो ये क्या, कौन से नियम का वायलेशन है और क्या सजा होनी चाहिए इसमें? देखिए राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1950, ये इसके अंतर्गत 14 चीजें हैं जिनमें राष्ट्र का झंडा आता है, राष्ट्र का गीत आता है, राष्ट्र का गान आता है, राष्ट्र के चिन्ह आते हैं, राष्ट्र के पशु पक्षी आते हैं, राष्ट्र के पुष्प आते हैं, राष्ट्र की मुद्रा आती है। ये सारी चीजें एक एक्ट के तहत राष्ट्रीय संपत्ति है और उसमें कमल का फूल जो है ये चौथे नंबर पे घोषित राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या बात है? ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये जो घोषित राष्ट्रीय संपत्ति है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत, उसमें सब क्लॉज 9 में जाइए तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उसका सम्मान करे और उसको संरक्षित करे। बिल्कुल, यह संविधान की व्यवस्था है। अब विवेक जी बताइए कि कमल छाप का अंडरवियर पहने हुए हैं तो हम कैसे सम्मान करें भैया? बताइए, बहुत ही नागरिकीय सवाल है ये, पत्रकारीय सवाल भी है। और इलेक्शन कमीशन करे तो आप बताएं, क्या वाह मोदी भाई, जी आप उसकी टोपी देखिए, उसकी साड़ी देखिए, आप अंडरवियर तक क्यों पहुंच रहे हैं? अब ये बताइए, साड़ी उतार ले, क्या उतारा जाए? नहीं, लेकिन बड़ा मजा आ गया कि इन्होंने कहा कि आप टोपी देखिए, मतलब ऊपर रहे, नीचे नहीं रहे, जमीन तक नहीं उतरे। भाई गुटखा और दारू की बोतल पे तो छोड़ दीजिए भाई उसका प्रेम है। अच्छा, इत्तेफाक में आप ये देखें कि जो चीज सेंसिटिव है, जैसे गुटखा है, हर आदमी इस्तेमाल करता है, यानी गुटखा खाने वाली की हैसियत नहीं मिलती है जब मेरा एक एडवाइस है भाजपा को कि वो उसके कैंसर का एक आता है, बड़ी भयानक तस्वीरें आती हैं सिगरेट के पैकेट, वो भी लगा दें, तो सिगरेट के पैकेट से वो कैंसर हटा के इनकी वो भाजपा के सिंबल जा सकते हैं, क्योंकि वो भी गलत पार्टी को वोट देना भी इंजूरियस। आज हम लोगों के गंभीर विषय में गंभीर विषय बड़ा मजेदार हुआ। अब इसका उपाय क्या है, इस पे अब इसका उपाय क्या है? देखिए, एक बात बताऊं, बहुत ही नकारात्मक मैं आदमी हूं, मुझको तो लोग मानने लगे हैं मैं नकारात्मक हूं, लेकिन मेरी नकारात्मकता जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक सोच है। लेकिन आपसे बहुत ही ईमानदारी से बताऊं प्रताप जी, और डिबेट को मैं बिल्कुल ही अनौपचारिक रखता हूं, इसलिए ये सारी बातें हो जाती हैं और दर्शक दीर्घा को भी आनंद आता है इसमें। और प्रताप जी, एक बात बताऊं कि इस देश में मुझको कोई उम्मीद है नहीं अब
इसलिए कि 1947 से आज़ादी के 70 साल या 71 साल जो भी हो गए, तो 70 साल में मैंने डिटोरिएट होते हुए ही देखा है, और कहीं से एक उम्मीद की कोई रेखा दिखाई नहीं पड़ती कि कहीं आप कोई बेहतर दिशा की तरफ जा रहे हो। जब हम जिस व्यक्ति को मान रहे हैं कि या जान रहे हैं या सुन रहे हैं कि यह देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो किस तरह से व्यक्तिवादी है कि वो अपना चेहरा ऐसे छपवा के घूमता है, मुझको समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी की जो विनम्रता है उस व्यक्ति में है भी कि नहीं। तो इस उपाय पर आप ही बताइए, मैं कुछ निरुपाय हूं। मैं वही उपाय पे जी। देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई। ये लोकतंत्र का काला अध्याय था 1968 में, जिसको इंदिरा गांधी ने रचा था। 1968 का जो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर हुआ था वो काला अध्याय था, काला आदेश। उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रीय पार्टियों को ये चुनाव चिन्ह उनका आरक्षित कर दिया जाएगा, और रजिस्टर्ड को ये किया जाएगा और अनरजिस्टर्ड को नहीं किया जाएगा। मजे की बात यह है कि 1968 में चुनाव चिन्हों का आरक्षण किया गया, जबकि पार्टियां थी ही नहीं। कांग्रेस से लेकर के भाजपा से लेकर कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है। जी, समय का ये हो गया है, तो इसलिए जल्दी से पूर्ण कर लें। किसी के पास ऐसा नहीं है कि जो 1989 के पहले का सर्टिफिकेट दिखा दे कि हम पार्टी हैं। और 85 में दल बदल कानून बना दिया गया। इसका सिर्फ एक उपाय है, चुनाव चिन्ह को हटा दिया जाए ईवीएम से। अपने अपने दरवाजे पे रखें, अपने अपने घर पे टांगे, साड़ी पे पहने, चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, क्योंकि ईवीएम पे अब हर प्रत्याशी बिल्कुल मैं वो फोटो अब ये आपकी बात आ गई। और प्रताप जी और बाकी सारे वक्ता, सबका नाम लेकर कहता हूं, योगेश जी, सदफ, विवेक जी और अल्लामा, सब लोगों को बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। आज का डिबेट बहुत ही अच्छा हुआ, और हास्य और आक्रोश दोनों के जरिए हम लोगों ने ये बात की। लेकिन प्रताप जी ने जो बाद में बात कही कि चुनाव चिन्ह हटा दिया जाए और चेहरा रखा जाए, मैं अचानक डर गया कि चेहरा लगा हुआ अंडरवियर अगर पहनकर लोग निकलेंगे तो ये कौन सा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।